हाउ टू सेव टैक्स व्हाइल यू आर गोइंग टू विड्रॉ द पीएफ। तो दो के मैंने वीडियोस डाले थे, उसके अगेंस्ट मुझे बहुत सारे कॉल्स आए और बहुत सारे क्वेरीज आए। वो क्वेरीज सुनने के बाद, कॉल सुनने के बाद मेरे समझ में एक बात आ गया कि एक्चुअली मैं जैसे फील करता हूँ कि नॉर्मली एचआर वाले हैं या जो बंदे एचआर से रिलेटेड जो पीएफ के ऊपर बहुत सारा काम करते थे यार, फैमिलियर। तो मैं ये समझता था कि हर एक बंदे को फैमिलियरिटीज है इसके बारे में, पीएफ के बारे में, यूएन के बारे में, इस सब के बारे में। लेकिन मुझे इतने सीनियर पीपल सब कॉल करते रहे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा उन्होंने तो बड़ा अजीब लगा। मुझे लगा इनको भी ये भी नहीं पता है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत सारी चीजें हैं जो हर एक बंदे को नहीं पता है। लोग जॉब कर रहे हैं अलग अलग प्रोफाइल पे, वो समझते हैं कि मोबाइल के ऊपर मैंने एप्लीकेशन पे देख लिया पीएफ बैलेंस तो मुझे पीएफ बैलेंस के बारे में जानकारी है, कभी मैंने एडवांस निकाल लिया तो पीएफ बैलेंस। लेकिन ऐसा नहीं है। पीएफ के बहुत सारे पहलूज हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। और होता क्या है कि जब एक क्रिटिकल टाइम आता है, आप जो बिना जॉब के आप पीएफ निकालने के लिए जाते हो, तब आपको इतनी सारी बाधाएं दिखाई देती है कि आप पीएफ निकाल ही नहीं पाते हो जब जरूरत पड़ने पे, बिकॉज आप शुरू से प्रिपेयर्ड नहीं हो। आपने चीजों को सिस्टमैटिकली चेक नहीं किया, क्या आपका अकाउंट उस पोजीशन में है जहां से पैसे निकल पाएंगे। एक यूएन अकाउंट को एक्टिवेट करना, साथ में उसको उस कंडीशन में ला के खड़ा करना ताकि वेन एवर यू रिक्वायर्ड द अमाउंट यू कैन विड्रॉ दैट। और हाउ टू विड्रॉ द अमाउंट, कितना परसेंट आप पैसे निकाल सकते हो एडवांस में। क्या आपको जरूरत है आपके अकाउंट में 20 लाख रुपीज आप पूरा का पूरा निकालना चाहते हो। तो हर एक कुछ का ना कुछ कंडीशन, कुछ ना कुछ रूल्स, कुछ ना कुछ रेगुलेशन है। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना दूं जिसके ऊपर इन सारे चीजों के बारे में आपको जस्टिफाइड तरीके से बताऊं। और थोड़ा सा मैं लाइव सेशन भी दिखा दूंगा पोर्टल के ऊपर केवाईसी के रिलेटेड या फिर कई चीजों के बारे में आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट, मैं और हमारा जो ये वो है मेन जो टॉपिक है, जो मैंने टाइटल्स डाले हैं वो दिस कि डू यू हैव योर यूएन नंबर। पहले आपके पास यूएन नंबर है तो आप जरूर देखें इसको, बिकॉज अगर आपका पीएफ अकाउंट है तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पता है। अब आपको ये नहीं पता है कि आपके बैंक केवाईसी ऑलरेडी रिमूव्ड हो चुका है। ये जो जितने भी मैंने वीडियोस बनाए ये सारे एफएक्यूज बेस्ड है, जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, कॉल्स आई, पेंशन को लेकर कॉल्स आई, केवाईसी को लेकर। और बड़ा अजीब तरीके से लोगों ने पेंशन के बारे में अलग ही सोच रखा है, लोगों ने पीएफ के बारे में बहुत ही अलग सोच रखा है लोग। तो उन सारी चीजों के बारे में वन बाय वन बात करते हैं। पहला हम यूएन नंबर की बात करते हैं। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है जिसमें आपके पास एक यूएन नंबर है जो यूनिवर्सल है, और आपको यूएन नंबर आपका एक्टिवेटेड होना चाहिए। नॉर्मली आप क्या करते हैं, उमंग ऐप पे जाके ओटीपी डाल के उसको कर देते हैं तो वो नॉर्मल एक्टिवेट हो जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या व्हाट एम्प्लॉय आर थिंकिंग अबाउट, आप क्या सोचते हो कि मेरा यूएन एक्टिवेट है तो मेरा बैंक केवाईसी, पैन केवाईसी, सारा केवाईसी हो रखा होगा। और आपको एक बंदा ने कॉल किया, मुझे बताया कि सर एक्चुअली मेरा सैलरी पहले दूसरे अकाउंट में आ रहा था, अभी अकाउंट बदल गया है तो पीएफ पे भी तो बदल गया होगा। तो पहले इस चीज को समझिए आप कि जो केवाईसी है, पीएफ केवाईसी, वो एक अलग सेगमेंट है। और इतने इफेक्टिव एचआर या इतने एक्टिव एचआर अभी भी मार्केट में नहीं है। जब आपका यूएन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आधार, पैन सब कुछ और बैंक अकाउंट सब कुछ अपलोड कर देंगे, बिकॉज उनको पता है। अब लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि केवाईसी अपडेशन एम्प्लॉय के राइट के अंदर है, आप अपना केवाईसी अपडेट कर सकते हो। तो जब एचआर को पता होता है कि केवाईसी एम्प्लॉय अपडेट कर ही लेगा तो वो कभी नहीं करता है। तो पहली बार तो आप भ्रम में मत रहो कि आपका यूएन, आप 10 साल से पीएफ कटवा रहे हो, आपके पास यूएन है, वो 100% एक्टिवेट है, उसमें बैंक अकाउंट चढ़ा हुआ है, पैन नंबर, आपको चेक करना बड़ा जरूरी है कि जो यूएन आपका है उस पर बैंक अकाउंट चढ़ा हुआ है कि नहीं हुआ है, केवाईसी है कि। बहुत सारे लोग तो ऐसे अंधेरे में जी रहे हैं आज के टाइम में। जब वो अपना अकाउंट जब पैसे निकालेंगे तब पता चलेगा भाई उनका कुछ ऐसा अकाउंट था जिसका आईएफएससी कोड चल गया, वो वहां से रिमूव हो गया है। अभी तो एट करेंट सिनेरियो, जो मैं लगभग 1000-1500 केस मैंने अभी रिसेंटली करे हैं पिछले 2-3 महीनों में, तो मैंने ये एग्जाम्पल देखा है कि 90% एम्प्लॉय का बैंक केवाईसी रिजेक्ट हो चुका है। अब री वेरीफाई, आपको री केवाईसी करना पड़ेगा आपको। तो आपको आइडिया ही नहीं आपके यूएन में से केवाईसी हट चुका है। और ऐसा कुछ नहीं होता, सैलरी से इसका कोई लेना देना है। सैलरी एक अलग पैटर्न है, पीएफ एक अलग पैटर्न है। पीएफ में यूएन एक्टिवेट करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूएन कैसे, उसका सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा आज। यूएन कैसे एक्टिवेट करेंगे, फिर आपको अपना केवाईसी प्रॉपर करना है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर जाके आपको अपनी नॉमिनीज का डिटेल भरना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपना इमेज लगाएंगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
आधार बेस्ड मोबाइल नंबर अपलोड करेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे रिलेट करता है और आप इसको इसके बारे में जानकारी नहीं है। फिर क्या होगा, एक दिन जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तब आप पैसा निकाल ही नहीं पाओगे। हो सकता है पुरानी वाली कंपनी बंद हो जाए, आपका सारा काम खराब हो जाए, पीएफ निकालना इंपॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। जिस कंपनी में अभी आप काम कर रहे हैं, जहां अभी आपके लिए बड़ा आसान है केवाईसी करना और एचआर को बोल के अप्रूव करा लेना, लेकिन ऐसा है कि ऐसा सिचुएशन आए कि वो कुछ कोविड जैसा सिचुएशन आया, कंपनी बंद हो गई, पीएफ अकाउंट बंद हो गया, या तो उनका डीएससी डिजिटल सिग्नेचर कंपनी का नहीं चल रहा है, फिर वो आपको सहायता भी नहीं कर पाएंगे, हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। सो ये बहुत जरूरी है समझना कि आपकी क्या सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीएफ को लेकर, आपको क्या सब चेक करना चाहिए, कैसे चेक करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो यूएन नंबर के बारे में मैंने इतना बताया। पीएफ अकाउंट नंबर नॉर्मली आप जितने भी कंपनी में काम करेंगे हर एक बार एक अलग अलग पीएफ अकाउंट नंबर आता जाएगा। आपने पहली कंपनी में क्या, दिल्ली में डीएलएसएच करके आपकी कंपनी का नाम होगा, गुड़गांव में दूसरा किया तो जीजीएन करके अकाउंट नंबर होगा। तो आप जितनी कंपनी में ज्वाइन करेंगे उतना डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट होगा। अब मान लो आपने दो कंपनी में काम किया, एक कंपनी में 10 साल किया, वहां आपका 12,000 मतलब 2 लाख 3 लाख रुपए जमा है, पीएफ का, पेंशन का भी 60,000 है। तो 6-8 साल आपने एक कंपनी में जॉब किया, 6 साल, और नई कंपनी को यहाँ ज्वाइन कर लिया। अब कई लोगों के माइंड में ये है कि हम पुरानी कंपनी का पैसा निकाल लेंगे, नहीं होता है ऐसा। आप समझिए पीएफ निकालने का रूल क्या है, ये समझिए। आपको 60 डेज अनएम्प्लॉयमेंट होना पड़ेगा। जब 60 दिन का 60 डेज का जॉब का गैप है तभी आप फाइनल पीएफ विड्रॉ निकाल सकते हैं, मतलब पीएफ और पेंशन दोनों निकाल सकते हैं एक बार में। ऐसा नहीं है कि आपने जॉब छोड़ा दूसरी कंपनी को ज्वाइन किया तो पुरानी कंपनी का पूरा पैसा आप निकाल लोगे, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। पीएफ में रूल है ट्रांसफर का, आपने नए अकाउंट में आए हो तो सबसे पहले नए अकाउंट उसको ट्रांसफर करो तभी कुछ होगा। अब कुछ कुछ चीजें हो भी सकती है पुराने अकाउंट से। क्या सब होगा, मान लो आपने पुराने अकाउंट में अपना डेट ऑफ लिविंग नहीं डाला हुआ है, मान लो अपडेट नहीं है, तो आप वहां से एडवांस निकाल सकते हो। तो पीएफ के अंदर 3 चीजें होती है जिसका मैंने शॉर्ट वीडियोस मल्टीपल डाला है, प्लीज समझिए। इंप्लॉय का जो 12% होता है, ठीक है, और इंप्लॉयर का जो है, ये इंप्लॉय है, इंप्लॉय, और ये जो इंप्लॉयर होता है इसका 2 पार्ट होता है। 12% जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक है 3.67% जो पीएफ में जाता है, इंप्लॉय के पीएफ के साथ ये पीएफ जाता है, और इंप्लॉयर का 1% होता है 8.33% जो चला जाता है पेंशन में, ये चला जाता है पेंशन में। तो आप तो इसको भूल जाओ। अब ये जो आपके अकाउंट में जो बैलेंस दिख रहा है 3 लाख रुपए, उसमें 12% आपका होगा, 3.67 इंप्लॉयर का होगा। तो नॉर्मली एडवांस जब आप निकालते हैं तो केवल आप ये अमाउंट निकाल सकते हैं, अपना अमाउंट निकाल सकते हैं। हाँ, कुछ एक कंडीशन है, कोविड वाला कंडीशन था जहां कुछ परसेंट 30% के आसपास आपके एम्प्लॉयर के साइड कंट्रीब्यूशन से भी निकलता था। नॉर्मली इलनेस ही ज्यादा पॉपुलर है, उसमें केवल आपका खुद का कंट्रीब्यूशन निकलेगा, पूरा पैसा नहीं निकलेगा। अब वो भी उसका रूल्स है, पेंशन मतलब एडवांस विड्रॉ के रूल्स समझिए। अगर आप इलनेस के अंदर करते हैं तो उसके क्या रूल्स है मैं बताता हूं आपको। इलनेस के अंदर करते हैं, इलनेस के अगर आप के अंदर आप विड्रॉ करते हैं तो आप 6 टाइम्स ऑफ बेसिक, तो नॉर्मली आप इलनेस के अंदर आप 6 मंथ का जो बेसिक है, आपका बेसिक, आपका जितना भी बेसिक है, अगर 15,000 बेसिक 1800 कट रहा है तो 15 इंटू 6 90,000 रुपए, 90,000 रुपए एज अ बेसिक, मतलब जितना भी बेसिक है उसका 6 टाइम आप अमाउंट निकाल सकते हो। और आपका टोटल अमाउंट विच एवर इज बिगर, विच एवर इज लेस, लिस्ट, जो भी दोनों में से जो छोटा होगा। मान लो आपके टोटल पीएफ ही है 60,000 रुपए, तो 90 कहां से मिलेगा? तो जो भी अमाउंट छोटा है वो अमाउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। यदि आपका 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए आपका पीएफ है और आपको 15,000, तो 90,000 रुपए एक बार में एडवांस निकाल सकते हो इलनेस के अंदर आप, ठीक है। और ये बात समझिए पेंशन के बारे में। इसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पीएफ अकाउंट के बारे में बात करते हैं। अब क्या है, अभी रिसेंटली जब आप अपने यूएन अकाउंट के बारे में, अपने यूएन अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे तो उसके लिए आप ऑलरेडी अपने मोबाइल पर अगर यूज किया है तो वो ओवरऑल एक्टिवेटेड है। एक्टिवेटेड होना और केवाईसी होना दो, नॉर्मली लोग समझते हैं एक्टिवेटेड मतलब कि भाई आपका केवाईसी हो रखा है, वो थोड़े कंसेप्ट अभी अलग है।
आपका एक्टिवेटेड, आप सब कुछ देख पा रहे हो, लेकिन आपका बैंक अकाउंट वहां नहीं अपलोडेड है, ऐसा हो सकता है। पैन नंबर ना, हाँ आधार अपलोड होगा, लेकिन पैन आधार बैंक है, इसकी कोई गारंटी नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा। तो यदि आपके पास ऑलरेडी यूएन नंबर है, तो आप यूएन नंबर के पासवर्ड को फॉरगेट करके नया पासवर्ड बना के आप अपने यूएन अकाउंट में एंट्री कर सकते हैं, जो मैं आगे बताने वाला हूँ, लास्ट में बताने वाला हूँ आपको कि कैसे लॉग इन करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तीसरा, 80% लोगों का अभी बैंक केवाईसी रिमूव हो गया है। अगर आप पहले आपका पुराना एम्प्लॉय है, एचआर को आपने कोई भी डॉक्यूमेंट से उम्मीद मत रखिए कि केवाईसी हुआ, केवाईसी आपको खुद करना है। अब ये सोचते मैंने नया बैंक अकाउंट तो दिया था उसको, तो ऐसे नहीं चलता सर, वो आपकी रिस्पॉन्स, आप जाकर चेक करो कि आपने दिया वो करा कि नहीं करागा। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जाके केवाईसी चेक करें। बैंक केवाईसी 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आप चेक करेंगे तो आपका बैंक केवाईसी रिजेक्टेड होगा, वहां आपको दोबारा करना है। अब पॉलिसी थोड़ी सी बदली है, पहले आप बैंक केवाईसी केवल डाल देते थे, अपलोड कर देते थे और एचआर अप्रूव करता। आज के टाइम में एचआर के ऊपर इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लायंस की तरफ से कि वो अगर एक फ्रॉड होता है, एचआर ही फंसेगा, कंपनी फंसेगा। तो कंपनी एचआर कभी भी बिना आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करे हुए, वैलिडेट करे हुए, तो आप जब भी करें तो अपना चेक का कॉपी एचआर को भेज दे, देखने के, वेरीफाई करने के लिए, ताकि वो उसको अप्रूव कर पाए। नेक्स्ट हम पीएफ फाइनल विड्रॉ की बात मैं कर रहा था। तो आप, ये जो एक भ्रम है लोगों के मन में कि भाई पीएफ निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। सारे पैसे आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे करेंट अकाउंट में। जो आपका नया वाला अकाउंट है, वहां आपको सारे के सारे पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। वहां जब पैसा सारा इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद आप वहां से एडवांस विड्रॉ निकाल सकते हैं। आप पुराने अकाउंट से भी एडवांस निकाल सकते हैं यदि उसमें डेट ऑफ लिविंग नहीं डला हो। और डेट ऑफ लिविंग को लेकर भी एक भ्रम है कि भाई हमारी कंपनी नहीं डाल रही है। आपके पास, एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है, यूएन अकाउंट पे जब लॉग इन करेंगे तो मेंबर के अंदर लास्ट ऑप्शन होता है मार्क एग्जिट, जहां जाके, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मार्क एग्जिट डालते हैं। तो आप वहां जाके अपना मार्क एग्जिट खुद ही डाल सकते हैं। आपके पास राइट है कि अपना मार्क एग्जिट डाल सकते हैं आप वहां। और फाइनल विड्रॉ में मैंने पहले बता दिया आपको 60 डेज का गैप होना चाहिए। अब ऐसा भी अगर रेगुलर है और आप चाहते हैं कि भाई यहाँ जॉब छोड़ो, दो अगली जॉब में 90 दिन तक मैं कंट्रीब्यूशन ना कराऊं फिर कराऊं, तो ये सब आप देख लो, वो आप कर सकते हो। ऐसा, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन पीएफ। अब बात करते हैं पेंशन के बारे में, थोड़ा सा पेंशन के बारे में। पेंशन को लेकर बहुत सारी दुविधाएं हैं लोगों के मन में। अब लोग क्या इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि पेंशन का मतलब समझते हैं मुझे पेंशन मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं, हो सकते हैं आप भी उसमें से एक हो, जब वो पीएफ निकालते हैं तो पेंशन छोड़ देते हैं, पीएफ नहीं, पेंशन नहीं निकालते हैं। वो सोचते हैं भाई वो पेंशन का अमाउंट है, 10-10 साल से ज्यादा होगा तो पेंशन मुझे बुढ़ापे में मिलेगा। ऐसा एकदम नहीं है। जब भी आप पीएफ जॉब छोड़ते हो तो पेंशन पीएफ के साथ निकालो। अब कब कब निकालो और कब कब नहीं निकालो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, अगर आपका जॉब जहां आप लास्ट कर रहे हो वहां 6 मंथ से कम आपका जॉब है, 6 मंथ से कम पीएफ का कंट्रीब्यूशन हुआ है, तो वैसे भी आप पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो यहां आप केवल 19 नंबर फॉर्म भर के अपना पीएफ निकाल लीजिए। पेंशन निकालने के लिए अप्लाई करेंगे, वो रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज 6 मंथ का कम से कम कंट्रीब्यूशन होना चाहिए पेंशन में, तभी आप एलिजिबल होते पेंशन की बेनिफिट को लेने के लिए। ये एक है। दूसरा, अगर आपका जॉब 9 ईयर 6 मंथ 1 डे, जिसे 10 ईयर माना जाता है, 9 ईयर 6 मंथ 1 डे का हो गया कंटिन्यूअस का, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही कंपनी में, यू कैन चेंज 10 कंपनी, नो इश्यू, लेकिन हमेशा पैसा ट्रांसफर होना चाहिए, विड्रॉ नहीं होना चाहिए। बीच में अगर एक बार आपने पीएफ विड्रॉ कर लिया तो ब्रेक हो गया वो आपका कंटिन्यूअस सर्विस, फिर आगे से काउंट होगा 10 साल का। तो अगर आपका 9 साल 6 मंथ 1 डे का कंट्रीब्यूशन हो गया बहुत सारी कंपनियों में, सारे पैसे आपने ट्रांसफर कर लिए हैं, तो नहीं भी करें तो भी उसके बाद आपका पेंशन नहीं निकलेगा, बिकॉज वो फंड आप चला जाएगा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में। और जब आप 58 ईयर के होंगे उसके बाद आप उसके वहां फॉर्म डी, जो ऑनलाइन ही होगा, वहां पेंशन का फॉर्म डी भर के अपना नॉमिनेट सारा डिटेल भर देंगे। उसके बाद वो एप्लीकेशन की तरह हो गया, अप्लाई हो गया आपके पेंशन की एलिजिबिलिटी के लिए, फिर आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, वो सेम अमाउंट। और जब वो पेंशन मिलेगा तो वन टाइम ऑप्शन आता है कि आप एक लमसम अमाउंट विड्रॉ कर ले या तो आप पेंशन ले, ऑप्शन आता है वहां। तो आपको एक्टिवली उस समय में पेंशन का जो अमाउंट डिपॉजिट है वो, या तो फिर पेंशन ऑप्ट करने का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। समझिए आप, अगर आप अब मान लो आपने पहले ही गलती कर ली, आप एक कंपनी में 6 साल काम किए और आपने क्या किया, वहां पीएफ निकाल लिया, पेंशन निकाला ही नहीं, क्योंकि आपको ये वाला समस्या था, आपको पता ही नहीं था इसके बारे में। अब वहां भाई 30,000 जो पड़ा हुआ है। फिर आपने दूसरी कंपनी ज्वाइन की, वहां भी आपने
पीएफ निकाले, जॉब छोड़ा, पेंशन वहां भी छोड़ दिया। तीसरी कंपनी में जब ज्वाइन कर जॉब कर रहे हो, तब आपने मेरा वीडियो देखा, आपको पता चला भाई वो तो पैसा डूब गया। तो उस पैसे को निकालने का तरीका, उस पैसे को निकालने का तरीका है कि आपको एक फॉर्म आता है, मैं वो फॉर्म लिख देता हूं, पीएफ कंपोजिट, पीएफ कंपोजिट फॉर्म। ये आधार बेस्ड फॉर्म, पीएफ कंपोजिट एक फॉर्म होता है, एक पेज का ही आता है। उसमें आपके साइन से काम चलता है, जरूरी नहीं एम्प्लॉयर की जरूरत है, लेकिन यहां चूंकि पार्ट पेमेंट होगा तो एम्प्लॉयर की साइन जरूरत होगी। अब इस फॉर्म को फिल करें। फॉर्म फिल करने के बाद फॉर्म के ऊपर स्केच, मोटे वाले स्केच से पेंशन पार्ट पेमेंट जरूर लिखें। अगर आपने वो बोल्ड लेटर में ऊपर चमकता हुआ ना लिखा और पीएफ डिपार्टमेंट ने सबसे पहले उस पर नजर नहीं किया तो फाड़ के फेंक देगा फॉर्म, बिकॉज मैनुअल चीजें एंटरटेन नहीं होती है। तो सबसे पहले ऊपर में बड़े बड़े लेटर में आपको पेंशन पार्ट पेमेंट लिखना है। अपना आधार का कॉपी, अपना पैन का कॉपी और अपना बैंक चेक का कॉपी, तीनों का कॉपी लगाना है। और सारे डॉक्यूमेंट को जिस कंपनी में फंसा हुआ है उस कंपनी के ऑथराइज सिग्नेटरी से साइन करवाना है। इस कंपनी से नहीं होगा। और वो सारा का सारा फॉर्म उस कंपनी का जहां पीएफ कट रहा था, अगर बैंगलोर में कट रहा था बैंगलोर में जमा होगा, गुड़गांव में कट रहा गुड़गांव में जमा होगा। वो फॉर्म जब आप वहां जमा करेंगे तो आपको 45 डेज के अंदर आपका जो भी पेंशन फंसा हुआ वो आपके अकाउंट में एनी हो आ जाएगा, बिना किसी प्रॉब्लम का जाएगा। इसे कहते हैं पेंशन पार्ट पेमेंट। बिकॉज पार्ट पेमेंट क्यों? क्योंकि आपने जब एक बार अकाउंट से पैसे निकाल लिए तब वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, तो जो भी बकाया पैसा वो पार्ट है, पेमेंट का एक पार्ट है, इसलिए इसको पेमेंट पेंशन पार्ट पेमेंट प्रोसेस करते हैं। फिर अच्छी तरह से आप दूसरे फॉर्म भर सकते हैं और पेंशन पार्ट पेमेंट से आप पैसे निकाल सकते हैं। सेम एक केस और है जहां लोग बहुत परेशान है। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में हिंट दिया था आपको कि आपने पीएफ, आपके अकाउंट में 2.5 लाख रुपया, आपने पीएफ विड्रॉ किया, फाइनल विड्रॉ किया, आपको 1 लाख रुपया ही खाली मिला और साथ में पेंशन में भी थोड़ा सा अमाउंट मिला। अभी आपका बाकी 80-90 हजार रुपये वहां फंसा हुआ है, पीएफ का भी पेंशन का भी फंसा हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने फाइनल विड्रॉ डाला तो फाइनल अमाउंट आया ही नहीं आपके पास? तो लोग बड़े परेशान होते हैं कि भाई पीएफ डिपार्टमेंट फ्रॉड कर रहा है। एक्चुअली हमारे समझ में कमी की वजह से ये होता है। क्या होता है कि हमने 2 कंपनियों में काम करा, ये नॉर्मल केस ऐसे केस में होता है कि जब हमने 2 कंपनियों में काम करा, पिछली कंपनी में आपका ज्यादा अमाउंट था और नई कंपनी में भी मान लो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने पिछले पीएफ अकाउंट का पैसा ट्रांसफर किया और वो नया अकाउंट में आया, उसका सुबह सुबह आपको मैसेज आ गया कि भाई साहब ये 1 लाख रुपया आपके नए अकाउंट में जमा हो गया। आप तैयार हो गए पीएफ निकालने के लिए, आपने जाकर पीएफ अप्लाई किया, पीएफ और पेंशन का। आपको जो 2.5 लाख रुपया था उसमें से 1 लाख रुपया मिल गया, पेंशन में से 30 हजार मिल गया और आपके बाकी पैसे फंस गए। क्यों फंसे? उसका रीजन है, जब पैसा एक पीएफ डिपार्टमेंट से, एक पीएफ ऑफिस से या एक पीएफ अकाउंट से, समझिए हो सकता है एक ही पीएफ ऑफिस में आपके 2 पीएफ अकाउंट है, तो एक पीएफ अकाउंट से जब दूसरे पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो उस समय वहां एक लिखा रहता है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। जहां अमाउंट आपका ट्रांसफर दिखेगा ना पासबुक में, वहां नीचे में एक छोटे से स्टार लगा के लिखा हुआ कंडीशन कि दैट अमाउंट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। तो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन का मतलब हुआ जो अमाउंट आपको लाख रुपए क्रेडिट हुआ है वो वर्चुअल है, दैट इज नॉट एक्चुअल अमाउंट। और आपने क्या किया भाई, आपने 2.5 लाख रुपया देखा और अगले दिन ही अप्लाई मार दिया। तो भाई जब आपके अकाउंट में है ही जितना 1 लाख रुपया तो उतना ही मिलेगा ना, बिकॉज वो अमाउंट तो वर्चुअल है। सो जब भी आप पीएफ अप्लाई करें तो इन बातों को केयर करें। जब आपने ट्रांसफर किया तो अपने केयर करें, जब तक वो अंडर वेरिफिकेशन वाला, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन वाला लाइन पीएफ के पासबुक में साफ लिखा हुआ दिखाई देगा, जब तक वो लाइन वहां से रिमूव नहीं होगा तब तक आप पीएफ के लिए अप्लाई नहीं करें। अब देखो इस केस में फंसता कैसे लोग हैं। भाई आपने तो पीएफ निकाल लिया, फिर तुरंत जॉब ज्वाइन कर लिया, अभी आपको बाकी पैसा वहां फंसा हुआ है। अब वो पैसा कभी भी आगे ट्रांसफर नहीं होगा, बिकॉज एक बार आपने फॉर्म 19 डाल दिया और 10C लगा दिया और उसमें से कुछ भी पैसा निकल गया, उसके बाद वो अकाउंट का जो ट्रांसफर फीचर है वो ब्लॉक हो जाता है। वो अकाउंट ऑलरेडी सेटल्ड हो चुका है। तो सेटल अकाउंट से पैसे कभी भी कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगा। सेटल अकाउंट से पैसे 2 तरीके से निकलते हैं। नंबर 1, यदि आप सेम कंपनी में अभी भी मतलब आपने कोई दूसरा जॉब ज्वाइन नहीं किया है तो आप पीएफ का पार्ट पेमेंट विड्रॉ प्रोसेस को फॉलो करेंगे। पार्ट पेमेंट विड्रॉ प्रोसेस से मतलब सेम प्रोसेस है, उसका नाम है पार्ट पेमेंट।
पार्ट पेमेंट विड्रॉ प्रोसेस से जब अप्लाई करेंगे पीएफ और पेंशन के लिए, तो वो अमाउंट आपको रिलीज कर दिया जाएगा। ऑनलाइन ही हो जाएगा, ये काम ऑनलाइन ही हो जाएगा अगर उसके बाद आपने जॉब ज्वाइन नहीं किया तो। दैट इज कॉल्ड पार्ट पेमेंट पीएफ पेंशन विड्रॉ। और अगर आपने नया कंपनी ज्वाइन कर लिया तो फिर मैंने जो पहले बताया था, आपको पीएफ कंपोजिट फॉर्म भरना है, उसके ऊपर में पार्ट पेमेंट ऑफ पीएफ और पेंशन दोनों लिख देना है साथ में। पीएफ और पेंशन दोनों का पार्ट पेमेंट आप विड्रॉ कर रहे हैं, और सारे डॉक्यूमेंट के करके पुराने वाली कंपनी से साइन करा के एक एप्लीकेशन ऊपर में लगा दीजिए कि वैसे से मेरे साथ हुआ, ताकि उनको क्लैरिटी मिल जाए, और वो आप डिपॉजिट कर दीजिए आपके अकाउंट में, वो सारे के सारे पैसे आ जाएंगे। वो पैसा कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा, वो केवल विड्रॉ होगा। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसको लोग झेल रहे हैं, बिकॉज आपको थोड़ी सी आइडिया का कमी है जिसकी वजह से। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर आप मेरा जो है ना उसमें डेट ऑफ लिविंग डाल रहा हूं, मेरा फरवरी मंथ का आ रहा है, मंथ आ रहा है, बताइए कौन सा डेट डालूं। जब भी आप अपने मार्क एग्जिट लगाएंगे उससे पहले आपको ये वेरीफाई करना बहुत जरूरी है कि आपके अमाउंट कितना डिपॉजिट हुआ है। अगर मान लो अब फरवरी मंथ आ रहा है, आपने 15 तारीख डाल दिया अपने कन्वीनियंट, अब पूरा 1800 रुपया जमा हुआ, गलत हो गया, पीएफ विड्रॉ करने में दिक्कत होगी। अगर आपका 4 तारीख है और आपने 6 डाल दिया और संजोग से 5 को आपने अगली वाली कंपनी ज्वाइन कर ली, तो ऑटोमेटिक आपका जॉब ओवरलैप हो गया। सो आप जब भी डालें तो पहले आप जो नए कंपनी ज्वाइन किया उसका डेट देख लें, कौन सा डेट है, उससे पीछे का डेट डालना आएगा, डेट तो डाल नहीं सकते हैं जॉब ओवर। कई लोग तो खुद भी डेट ऑफ लिविंग डालकर जॉब ओवरलैप क्रिएट कर लेते हैं, वो मंथ का लास्ट डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जब भी आप अपना मार्क एग्जिट लगाएंगे उसमें पूरा मंथ दिखाता है, वो भी मैं करके दिखा दूंगा आपको कैसे होता है, पूरा का पूरा मंथ दिखता है डेट ऑफ एग्जिट के लिए। आपको डेट सेलेक्ट करना है, तो उस वक्त आप कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग डेट डिसाइड कर लें। सिंपल तरीका है, जितना कंट्रीब्यूशन है आपको पता है ना कि आपका टोटल पीएफ कितना करता है, 1800 रुपया, तो उसको 30 से डिवाइड कर लीजिए, जितना अमाउंट आता है उस अमाउंट को जितना पीएफ डिपॉजिट उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको डेट पता चल जाएगा। उतना ही वही डेट डालिए, उस पर करेक्ट डेट डालिए, डेट ऑफ लिविंग डालते वक्त वो आपके पास राइट होता है। इसीलिए मैंने इसको बताया, पीएफ फाइनल विड्रॉ के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं और आप इसको कर सकते हैं। अब बात करता हूं मैं एडवांस की बात। कई लोग ऐसे हैं, अब देखो एडवांस मल्टीपल तरीके से निकाला जा सकता है। नॉर्मली एडवांस में इंप्लॉय का पार्ट ज्यादा निकलता है, बाकी चीजें नहीं निकलती है। लेकिन मान लो आपके पास 50 लाख रुपए है, अब 50 लाख रुपए का आपको घर खरीदना है, आपको पूरा का पूरा पैसा चाहिए, आप निकाल सकते हैं। आप पूरा का पूरा 50,000 निकाल, 50 लाख निकाल लेंगे, जिसमें इंप्लॉय का भी टोटल कंट्रीब्यूशन होगा पीएफ वाला, और एम्प्लॉयर का भी टोटल, पेंशन को छोड़ के बाकी एम्प्लॉयर का टोटल अपने अकाउंट को जीरो तक कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ होम, घर खरीदने के लिए, घर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, बेटी की शादी में, इस सब में आप पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। मेरे पास एक अभी केस स्टडी इसलिए है कि रिसेंटली मैंने एक बंदे का अपनी कंपनी के मतलब बहुत सीनियर पर्सन का, मैनेजमेंट लेवल का, उनका 1 CR मैंने एडवांस निकलवाया। तो मैं ये नहीं कहता जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ हर एक पीएफ ऑफिस में फॉलो होता होगा, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस गुड़गांव से है, गुड़गांव पीएफ ऑफिस में, तो मुझे जो मैंने जो प्रोसेस फॉलो किया मैं आपको बस शेयर करना चाहता हूँ। और ये होता है, तो हो सकता है सब सारे जगह सेम प्रोसेस ही फॉलो होता है। पहले हमने पीएफ विड्रॉ एक बार अप्लाई किया एडवांस के लिए, अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए, रिजेक्ट हो गया। दोबारा किया तो बैंक चेकबुक में नाम क्लियर नहीं, ऐसे करके रिजेक्ट कर दिया। तीसरी बार जब हमने किया, क्योंकि 1 CR था, दैट इज वेरी वेरी बिग अमाउंट, तो रिस्पॉन्ड बैक ही बहुत लेट करता। फिर मैं डायरेक्ट पीएफ ऑफिस पहुंचा, मैंने कमिश्नर से बात करी, मैंने कहा सर अगर आप डायरेक्टर लेवल के बंदे का पीएफ नहीं दोगे तो फिर वो कैसे पीएफ कंट्रीब्यूट करेगा बाकी लोगों का, उसका निगेटिविटी आ जाएगी। तो उन्होंने एकदम इस बात को केयर किया, इस बात को सीरियसली लिया। उसके बाद मुझे प्रोसेस पता चला कि बैंक अकाउंट्स की तरफ से एक ईमेल कंफर्मेशन वैलिडेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, इतना बड़ा अमाउंट था। जब आप इस तरह के अमाउंट निकालते हो, अमाउंट बड़ा होता है, तो उसका एक प्रोसेस पीएफ डिपार्टमेंट बना रखा है। अकाउंट्स टीम की तरफ से एक ईमेल जाता है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, वहां जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसके ईमेल आईडी पे रजिस्टर्ड जो होता है उस पे जाता है ईमेल। उसमें एक कंटेंट बना हुआ, वो मैं होगा तो आपके अपने मैं वीडियोस के नीचे लिंक में डाल दूंगा, वो कंटेंट, वो लेटर में क्या सब लिखना होता है, जिसमें एम्प्लॉयर को वैलिडेट करना होता है। पहली बात, क्योंकि ये एडवांस विड्रॉ है तो बंदे का जॉब में रहना बड़ा जरूरी है। ऐसा तो नहीं 6 महीने से घर बैठा हुआ एडवांस विड्रॉ मार रहा है, तो उसमें कंपनी एम्प्लॉयर को ये वैलिडेट करना पड़ता है कि ये बंदा अभी भी सिस्टम में है। पहली तो बात ये। दूसरा,
जो बैंक अकाउंट डाला होता है उसको वैलिडेट करता है, ये बैंक अकाउंट इसी बंदे से रिलेट करता है, मैंने इसे चेक करा है। और तीसरा होता है आधार कार्ड। ये 3 चीजों को वैलिडेट करना पड़ता है एम्प्लॉयर को ईमेल आईडी से। तो जब वो ईमेल रिटर्न आ जाता है अकाउंट स्ट्रीम के बाद, उसके बाद इसको प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, अब मुझे क्या, देखो चूंकि एडवांस है यार, कई बार आपको भी लगा होगा कि आपने अप्लाई किया 30,000 का और आपका निकला 20,000 रुपये, तो डर तो मेरे मन में था ही। तो मैंने ऑलरेडी मैनेजमेंट को बता दिया था कि आपने 1 करोड़ अप्लाई किया, हो सकता है 80 लाख ही हो दे, 60 लाख ही दे, वो अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देगा। लेकिन चूंकि वो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस था, 1 CR का 1 CR पूरा का पूरा पैसा रिलीज कर दिया गया। तो मैंने स्टेप्स देखे, मैंने प्रोसेसेस देखे। एक एक्सपीरियंस मेरा है पीएफ विड्रॉ को लेकर, दैट इज नॉट पॉजिटिव एट ऑल। कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम में गड़बड़ चल रही है जिनको लेकर। कि एक हमारे सीनियर जी हैं, सीनियर पर्सन है, वो आई थिंक किसी फोर्स कहीं से रिटायर किया, फोर्स से नहीं, किसी ऐसे बड़े प्रोफाइल से रिटायर हुए। उनका 18-19 लाख रुपया पड़ा हुआ उनके अकाउंट में है। ही वांट्स टू विड्रॉ दैट बिकॉज उनकी पोती की शादी थी। उन्होंने 4 बार अप्लाई के, 4 बार रिजेक्ट कर दिया। बिकॉज ज्यादा पैसा होता है, देखो कम पैसा है, आप कम कंट्रीब्यूट, पीएफ डिपार्टमेंट आपको ऑडिट करेगा। ज्यादा पैसा तो भी देने में परेशानी थोड़ी सी होती है। तो फिर उसका मैंने क्या, वैसा 2 बार रिजेक्ट करने के बाद हमने ग्रीवेंसेस पोर्टल से अपने पास सीपी ग्राम है, द ग्रीवेंस पोर्टल, पीएफ ग्रीवेंस पोर्टल है। अगर आपको ऐसे किसी तरह की समस्याएं झेल रहे हैं जहां आपको लगता है कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरा पीएफ निकलना चाहिए, तो पुराने जो रिजेक्टेड केस है उसको लगा के, अपना पूरा एप्लीकेशन लगा के, अपना पैन आधार सबका कॉपी लगा के आप एक ईमेल डाल सकते हैं उस ग्रीवेंस पोर्टल पे कि भाई आपके साथ नाइंसाफी हो रहा है, ये पैसा आपको, और 2 बार ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके, जबकि आपने सही चेक लगाया था, सही कॉपी लगाया था। और वो कंप्लेंट डालने के बाद ओटीपी यदि जो रिप्लाई बैक आएगा वो आपको पसंद नहीं आएगा, वहां ऑप्शन आता है आरडी सर्टिफाइड डिटेल भर के ओटीपी आएगा, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाएगा, बना के फिर यहां लॉगिन कर लेंगे। और इस तरीके से आपको इजीली पीएफ के 2 पोर्टल्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था। एक है पीएफ पोर्टल, अपने मेंबर पोर्टल जहां आप सारी एक्टिविटी करेंगे। एक होता है पीएफ अगर कोई, वो भी मैं दिखा देता हूं। आज कंपनी ने आपका, कई केस ऐसे हैं जहां कंपनी ने आपका वही नहीं किया, कंट्रीब्यूशन नहीं डिपॉजिट किया, आप कंप्लेंट डालिए, ग्रीवेंसेस डालिए, पीएफ डिपार्टमेंट इसको मेंटेन कर लेगा। तो मैं पीएफ एडवांस की बात कर रहा था, उसने बताया कि पूरा का पूरा अमाउंट आप निकाल सकते हैं, और नॉर्मली महीने में 1 बार निकाल सकते हैं। इलनेस के अंदर आप 6 टाइम ऑफ योर बेसिक और जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, केवल पासबुक दिखेगा और केवल पासबुक और क्लेम स्टेटस सब दिखेगा। बाकी सारे वाले मैंने बता दिया, इसके बारे में बताया। तो अगर आपने कभी पासवर्ड यहाँ रिजेक्ट किया है केवाईसी, तो 4 से 5 घंटा टाइम लगेगा इस पोर्टल पे उसे रिफ्लेक्ट करने में। और अपडेट हमेशा आप ट्रांसफर सही से, जब भी पासवर्ड रिसेट करेंगे तो बहुत सारे लोगों का पैसा तो हमेशा एक बंदे का, कई लोग परेशान हो जाते हैं। उस बंदे ने पीएफ फॉरगेट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड चेक कर लेंगे कि आप ऑलरेडी कंपनी का यूज करते हैं, तो आपका एक्टिवेशन का राइट चला गया, यहाँ से लॉगिन कंपनी बंद। दूसरी बात, अगर आप पहली बार आपका पीएफ कटा है, उसके पास पीएफ अकाउंट एक्टिवेट नहीं है, आपको यूएन के बाद भी बंद हो चुका रहता, तो वहां से तो सबसे पहले दिक्कत है पीएफ को सहायता नहीं कर पाती कंपनी करके नहीं, बिकॉज जो एम्प्लॉय केवाईसी कर भी देगी तो केवाईसी करना एक्टिवेशन नहीं, रिजेक्शन एक्टिवेशन कंपनी रिजेक्ट भी तो वही कंपनी करेगी। मोबाइल केवाईसी ऑप्शन है कि अगर केवाईसी यूएन का क्रिएट होता है तो वहां मोबाइल कोई भी नहीं डालता, इसमें रिजेक्ट हो जाएगा, आपको फिर करना पड़ेगा। लेकिन मोबाइल नंबर तो उसमें डाल रिक्वेस्ट में ऐसा ऑप्शन, इसके लिए आप इस बटन को क्लिक करेंगे यहाँ। तो आप जब मैं ये लिंक डाल दूंगा दोनों का दोनों, प्लीज आप मेंबर एक्टिविटी और पासवर्ड दोनों का लिंक डाल दूंगा उसमें, आप एक्टिवेट यूएन पे क्लिक करेंगे, कंपनी का ऑथराइजेशन फिर अप्रूवल जो मैं दिखाता हूं आपको, एक्टिवेट यूएन पे क्लिक करेंगे। इंश्योर हो कि अगर आपके करंट कंपनी के पास डायरेक्टली यूएन नंबर वर्क कर रहे हो, मेंबर आईडी से भी हो जाता लॉगिन, तो इसी पे डालिए जो व्हाइट ट्रांसफर करते वक्त ऑप्शन नंबर डालिए, ऑथराइजेशन डाल के कैप्चा करके प्रीवियस आएगा, कैप्चा डाल दीजिए, तो उसके बाद आप पासवर्ड गलती से क्या है, पहले तो नॉर्मल प्रीवियस मोबाइल पे चला जाएगा, अजीब सा पासवर्ड तो लोगों का प्रीवियस ही में चला जाता है, लेकिन अभी वो ब्लैंक है, इस अकाउंट में लॉगिन सिलेक्शन का ऑप्शन यहां से आके वो भी मैं लॉगिन करके फिर पासवर्ड आपको एक तो ये सेलेक्ट करके पीएफ ट्रांसफर करें, वैसे भी आपके पास पैन नंबर कॉपी निकाल के एचआर को आधार नंबर सर मैंने रिक्वेस्ट किया यूएन जानना है कि मेरा केवाईसी भी जब करेंगे आपको यूएन नंबर नहीं करेगा, भाई साहब नहीं दूंगा मैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका चलिए मैं आपको लाइव यूएन नंबर यहाँ से डायरेक्ट भी दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ क्लिक करेंगे, क्या चीजें, अपना मोबाइल नंबर डालिए, फिर आपको पैन डिटेल मांगे, आधार डिटेल मांगेगा, फिल करके सबमिट करिए, तो जितने भी यूएन नंबर एक्टिवेट है, जो भी यूएन नंबर आपका चल रहा है उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगा। मैं किसी से केस मांगने का पैसा देंगे लॉगिन करके यूएन नंबर, ये देखिए अब यहाँ से कुछ, अगर आपका पीएफ का लॉगिन कर रहा है और आप कंपनी आपको नहीं, अगर आपने मोबाइल पे एक नया कंडीशन कई कंपनी बोलती है अपना यूएन नंबर लेके आओ, केवाईसी भी चेक कर सकते हैं। मैंने यूएन क्रिएट, अगर आपने चेक नहीं किया, आपको लैपटॉप पे इसको पहले से जॉब करे तो आपको यूएन नंबर होगा, लेकिन आपको पहली बार जॉब करे तो यूएन नंबर बेस्ट होगा। यहाँ कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का मुझे कंप्लेन आया, सर 2 बंदे का यूएन नंबर आप क्रिएट डिटेल भर के मैं क्यों क्रिएट खुद कर सकते हो, अप्लाई पासवर्ड यहाँ देखिए,
पीएफ के दो पोर्टल्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था, एक है पीएफ पोर्टल, डायरेक्ट यूएन अलॉटेड बाय द एम्प्लॉय। यहां आप अपना डिटेल भर के खुद ही अपना यूएन नंबर क्रिएट कर सकते हैं, यदि आपके प्रीवियसली आपका यूएन नंबर नहीं चल रहा है, पहली बार आप जॉब कर रहे हो। ठीक है, और एग्जिस्टिंग पीएफ का भी यूएन नंबर यहां से अलॉटमेंट होगा। इस सब का मैं अलग वीडियो, बिकॉज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लोग उतना टाइम दे नहीं पाएंगे, तो मैं आगे इसको करके दिखाऊंगा। और एक चीज बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे दिमाग में आया, जो अगर आपका 2012, 14, 9, 8, 7 कभी कभी पीएफ कंट्रीब्यूशन है, तो उस पैसे को निकालने का जो ऑप्शन बहुत अच्छा दिया हुआ था पीएफ पोर्टल पे, 2 साल 2019 तक था, वो रिमूव हो गया। अब उसमें एक दो चीजें हैं जो करी जा सकती है। अगर कंपनी रन कर रहा है, तो बहुत आसान है कि वो कंपनी एचआर के अंदर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय यूएन अलॉटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है एम्प्लॉयर के पोर्टल पे। वो कोई भी बंदा उस पीएफ नंबर पे अगर काम किया हो, जब वो मैनुअल हो कुछ भी हो, उस बंदे का वो यूएन अलॉट कर सकता है। सो आप अपनी कंपनी विजिट करके अपना यूएन अलॉट करवाइए, अलॉट को एक्टिवेट यहां से करिए, केवाईसी करिए, मैं केवाईसी करना बताता हूं। उसके बाद उस कंपनी से उसे अप्रूव कराइए, आपका डिजिटल हो गया जो कि मैनुअल था। तो कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो आपका यूएन अलॉट कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो आपके पुराने केसेस हैं। और दूसरा एक तरीका जो उस पैसे को निकालने का है, वो देखो, आप कंपनी बंद होगी, फिर आप चलोगे बैंक से साइन कराएंगे, ये कराएंगे, उस सब में बहुत परेशान हो गया, पैसा निकलेगा नहीं, 50 तो उसमें प्रॉब्लम होता है। अगर कोई बैंक मैनेजर ने गलती से साइन भी कर दिया, उसका पीएफ डिपार्टमेंट एक वेरिफिकेशन लेटर भेज देती है वहां कि आप भाई वो करो, गारंटी ले लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बंदा वही है, उसी का ये पीएफ नंबर है। तो एक बैंक मैनेजर आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने जॉब को खतरा में डालेगा। कोई भी मैनेजर नहीं करता है, फिर आपका पीएफ रिजेक्ट हो जाएगा। सो आपके पास दूसरा ऑप्शन है। अगर आपके, हाँ देखो, ये दूसरा ऑप्शन में 10% चांस है होने का, 90% चांस है गलत होने का, नहीं होगा आपसे। 10% चांस क्या है कि अगर पुराने कंपनी में जो पीएफ नंबर था वो आपके पास है, उसमें अगर आपका पर्सनल डिटेल सही है, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर से, ये अगर सही है, मैंने कहा 90% चांस है गलत होने का। पहले उस समय में जो पीएफ अलॉट होता था वो वोटर कार्ड पे होता, जिसपे कुछ भी डेट ऑफ बर्थ लिखा होता, तो चांसेस 10%। अगर 10% केस में आप आते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है उस पैसे को लेना। क्या करेंगे आप, फॉर्म नंबर 13, नॉर्मल फॉर्म नंबर 13 फिल कर लेंगे आप। उसमें पुराने एम्प्लॉयर के जगह पे आप कंपनी बंद है तो क्लोज लिख दीजिए, नए एम्प्लॉयर का साइन करा के आप पीएफ ऑफिस में जमा करा दीजिए। तो वो जो पैसे हैं आपके इस अकाउंट में इजीली अलॉट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है, लेकिन ये केस 90% केस में आप ये नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी गलती नेम में, डेट ऑफ बर्थ में रहा, तो फिर आप किससे ऑथराइजेशन कराएंगे, करेक्शन के लिए कौन फॉर्म भर के देगा, बिकॉज कंपनी ऑलरेडी बंद है। फिर आप बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ जाएंगे। अब बात करते हैं इस सब चीज को, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं यूएन के बारे में। आपको दिखाता हूं आप कैसे लॉग इन करके क्या सब कर सकते हो। मान लो मैं एक बंदे का मैं दिखा रहा हूं, अब मैं यहाँ लॉग इन करके दिखाता हूं। मैं, चूंकि ये अकाउंट तो हाइड करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो यूट्यूब हमारे चैनल को से वीडियो हटा देता है। फिर भी मैं आपको दिखाता हूं, मैं हाइड कर दूंगा इंपॉर्टेंट को। जैसे आप इन करोगे, सबसे पहले नॉमिनेशन का ऑप्शन आएगा। तो आप ये बहुत समझें कि ये इसलिए जरूरी है, देखो जरूरी नहीं भी है, इसलिए जरूरी है। अगर आपका डेथ होता है, कुछ भी होता है, किसी बंदे का ऐसा होता है, किसी साथ होता है, तो नॉमिनेशन अगर आपने फाइल नहीं किया तो पीएफ निकालने में दिक्कत होगी। आपने किसको नॉमिनी बनाया, आपकी वाइफ है, मदर है, तो आपको एक को तो डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, जिसको आप पैसा देना चाहते हैं। तो आप ये नॉमिनेशन जरूर कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम में। ठीक है, अब मैंने तत्काल लेटर कर दिया, आगे चलते हैं। अब यहां ध्यान देंगे केवाईसी के बारे में। ये मैनेज के अंदर ऑप्शन आता है केवाईसी, और मैनेज के अंदर ही ऑप्शन आता है मार्क एग्जिट, जहां आप अपना एग्जिट मार्क कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना डेट ऑफ लिविंग खुद भी डाल सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं पब्लिक केवाईसी पे चलता हूं। देखो केवाईसी पे जाओगे, देखो यहां रिजेक्ट लिखा हुआ, आपके साथ 100% ये केस होगा, रिजेक्टेड लिखा होगा। जबकि ये जो बैंक है वो कोटक महिंद्रा बैंक है, और इस बैंक में भाई आईएफएससी कोड चेंज नहीं हुआ है। तो ऐसा केस आपके साथ भी होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ बैंक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, अपना बैंक अकाउंट नंबर देंगे, आईएफएससी कोड देंगे, फिर मोबाइल पे ओटीपी आएगा। लेकिन ये काम करने से पहले आप ये जरूर चेक कर लें कि भाई आपका ये प्रोफाइल है जो है, प्रोफाइल में आपका आधार बेस्ड मोबाइल अपडेट है कि नहीं। कई लोग ना कोई भी मोबाइल नंबर डाल देते हैं, बिकॉज ओटीपी
तभी जनरेट होगा जब प्रोफाइल के अंदर आपका आधार बेस मोबाइल नंबर होगा। प्रोफाइल पे क्लिक करके मैं क्लिक करूंगा तो डिटेल्स दिख जाएगा, नहीं दिखा पाऊंगा मैं। प्रोफाइल पे क्लिक करके सबसे पहले मोबाइल, आधार वाला मोबाइल डालें, फिर आप इस प्रोसेस को करें तो आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी को सबमिट करेंगे तो वो सेक्शन यहां नीचे दिखने लगेगा, केवाईसी पेंडिंग वाले सेक्शन में। और इसका स्क्रीनशॉट उठा के एचआर को भेज दीजिए और एचआर उसको अप्रूव कर देगा। लेकिन उसके साथ एचआर देखो कितनी बार किया है, स्कैन कॉपी, इनवैलिड बैंक अकाउंट, नेम नोट मैच, इस तरह करके कैंसिल कर देता है। इसलिए आप एचआर को साथ में एक कैंसिल चेक का कॉपी भी भेज दीजिए वैलिड और उसके लिए प्रूफ के लिए, फिर वो अप्रूव कर देगा। और ये करना जरूरी है। कई लोगों का पैन नंबर अटैच नहीं है। आप बोलोगे सर पैन नंबर से क्या मतलब है? बहुत मतलब, पिछला वीडियो देख लो मेरा। अगर आप पीएफ विड्रॉ करते हो और आपके पास पैन नंबर है लेकिन अपडेट नहीं है, केवाईसी नहीं हुआ है, तो 30.206% आपका टीडीएस काट देगा, 30% ही काट देगा आपको टोटल पैसे का। तो पैन नंबर बड़ा जरूरी है यहां अपडेट होना, ठीक है। तो ये दोनों केवाईसी बहुत ही जरूरी है। जो आपके आधार ऑटोमेटिक रहता है नॉर्मली, वो तो रहता ही है और डिफॉल्ट केवाईसी है। इसके बाद मैं आपसे बात कर रहा था एग्जिट मार्क का। एग्जिट मार्क में जाएंगे आप, यहां से कंपनी सेलेक्ट करेंगे आप और उसका डेट ऑफ लिविंग के लिए देखो अपने आप चार्ट अपने आप आ जाएगा। जैसे अप्रैल का उसका डेट ऑफ लिविंग डालना है। अब जो अप्रैल के लिए डेट ऑफ लिविंग डालना है, इसके लिए ये देखना बड़ा जरूरी है कि कौन सा डेट आपको याद है तो डाल दीजिए, नहीं याद है तो आप कंट्रीब्यूशन पीएफ पासबुक वाले पेज पर जाइए, वहां से कंट्रीब्यूशन देख के डिसाइड करिए कितने तारीख तक का डेट हम डाल सकते हैं। डालिए। अब डालेंगे कैसे? मान लो मैं डालता हूं कि 12 तारीख को यहां छोड़ा, फिर दोबारा में भी 12 तारीख लेना है, 12 लेना है। तो यहां भी सिलेक्शन में रिटायर, सुपर एनुवेशन, परमानेंट, डिसेबल, ये सब मत डाल दीजिए। कई लोग रिटायर डाल देते गलती से, आइडिया नहीं रहता है। आपको हमेशा शॉर्ट सर्विस डालना है। अगर रिटायर हुए तभी रिटायर डालिए, अदरवाइज आपको शॉर्ट सर्विस डालना है। क्या डालना है? ये हैबिट बना लीजिए, शॉर्ट सर्विस डालना है। फिर देखो दो जगह क्लिक बटन आता है। एक तो यहां आता है, हेयर इज अ क्लिक बटन, मैं अपनी पहचान स्थिति, ये बॉक्स है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द बॉक्स, इसको सेलेक्ट करना है। फिर आप ओटीपी क्लिक करेंगे तो ओटीपी आने के बाद अगेन एक देखो थंब के पीछे एक बॉक्स आ रहा है, यहां ये आई हैव रेड, उसके पीछे बॉक्स आ रहा है। कई लोगों को बॉक्स ही नहीं दिखता है ऐसा, तो नहीं डाल पाते। तो जब जैसे ओटीपी आएगा, सबसे पहले आप जैसे इस बॉक्स को क्लिक करेंगे ओटीपी आने के बाद, तो नीचे एक बॉक्स आ जाएगा ओटीपी डालने के लिए। वो ऐसे नहीं आएगा, जैसे ओटीपी आने के बाद इसको क्लिक करेंगे आएगा, डाल के सबमिट कर दीजिए, ओटीपी आधार बेस पे आएगा। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका डेट ऑफ लिविंग डल जाएगा। सो आपके पास खुद राइट है डेट ऑफ लिविंग डालने का। डेट ऑफ लिविंग डालने से पहले अपना यहां से सर्विस देख लें कि ओवरलैप, तो ऐसा तो नहीं भाई मैंने 16 को डाला है गलती से 17 का डेट ऑफ लिविंग डाल दो तो जॉब ओवरलैप हो जाएगा। एक तो ये चेक कर लें, दूसरी बात आप पीएफ कंट्रीब्यूशन चेक कर लें, उसके बेस पर आप मार्क एग्जिट को डिसाइड करें कि क्या डालना है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, इसके अंदर सर्विस है, यूएन है, पासबुक वैसे लिखा, इससे पासबुक मिलेगा, दिखेगा नहीं आपको। यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल है, ये भी मैं आपको नहीं दिखा सकता। ये ई नॉमिनेशन मैंने शुरू में ही आ गया था ऑप्शन। और ऑनलाइन सर्विस के अंदर आप जो भी चीजें क्लेम करेंगे 19, 31, 19, 10C जो भी अप्लाई करेंगे यहाँ से अप्लाई होगा। इस पे क्लिक करते ही आपके पास बैंक का अकाउंट, चूंकि इसका बैंक अकाउंट इनवैलिड है इसलिए नहीं आ रहा है, बैंक अकाउंट मांगेगा। और ट्रांसफर ऑप्शन इसके लिए आएगा, ट्रांसफर ऑप्शन में आ जाएगा। यहां आप ट्रांसफर ऑप्शन में जैसे आएंगे, नीचे आके मैं आपको दिखा देता हूं। ऊपर का तो मुझे हाइड करना पड़ेगा, या ये मैं दिखा पाऊंगा। ये जो ट्रांसफर ऑप्शन है, या यूएन में हाइड कर दूंगा। वैसे ट्रांसफर ऑप्शन है तो यहां आपको देखो दो ऑप्शन दिया, अटेस्टेशन थ्रू, किससे आप अटेस्टेड कराना चाहते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जिस कंपनी के पास आपका ग्रिप मजबूत है, जहां कई बार आप पुरानी कंपनी है, पुराना केस है, कंपनी को कॉल करके पूछ लीजिए किसका डीएससी चल रहा है। कई बार कंपनी का डीएससी चल ही नहीं रहा होता है, एचआर करने वाला कोई है ही नहीं, भाई बंदा तो छोड़ के चला गया, अब कौन करेगा अप्रूव। ऐसा बहुत सारे केस मुझे देखने को मिलता है। तो प्लीज उसको डिसाइड करिए किस कंपनी से ऑथराइजेशन करना है, उसको सेलेक्ट करके जैसे आप डिटेल पे क्लिक करेंगे कंपनी का डिटेल नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ आप टिक करें, उसके बाद आप यहाँ एक जो डिक्लेरेशन है उसको टिक करें और गेट ओटीपी पे क्लिक करें, अपने आप ओटीपी आएगा, ओटीपी करके सबमिट कर दें। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका रिक्वेस्ट रेज हो जाएगा ट्रांसफर का। फिर उसका कॉपी है, पीडीएफ निकाल लें आप और एम्प्लॉयर को भेज दें कि प्लीज आप इसको अप्रूव कर दीजिए। तो जैसे वो अप्रूव करेगा फिर वो पैसे आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। ये हुआ ट्रांसफर प्रोसेस। इसके अलावा एक होता है जो भी ट्रांसफर आपने किया उसको ट्रैक आप यहां से कर सकते हैं। जब जब आपने रिक्वेस्ट डाला है, कब कब सेटल हुआ, कौन रिजेक्ट हुआ, उसके बारे में आपको यहां सेटलमेंट का डिटेल मिल जाएगा। और ये जो लास्ट ऑप्शन है ये वैसे कंडीशन के लिए जब आप
पैसा ट्रांसफर करते हो पीएफ में, या पीएफ से पैसा ट्रांसफर करते हो ट्रस्ट में, उस समय पैसा जब अप्रूव हो जाता है, पैसा वहां से निकल गया, लेकिन आपके पीएफ अकाउंट में अपडेट ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता अपडेट? उसका रूल है, जब ट्रस्ट से पीएफ में या पीएफ से ट्रस्ट में पैसा जाएगा तो अप्रूव हो जाएगा, पैसा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपके पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। उसके लिए आपको एनेक्जर के यहां से डाउनलोड करके पीएफ ऑफिस में डिपॉजिट करना पड़ता है। ये एग्जेम्प्टेड अनएग्जेम्प्टेड केस के लिए, उसके लिए अलग मैं वीडियोस बना दूंगा आपको। तो ओवरऑल मैंने ये सारे चीजों को कवर कर लिया है जो कि मैंने यहां दिखाया था कि आपको जरूर देखना चाहिए। बैंक केवाईसी कैसे रिमूव होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि डेट ऑफ लिविंग सब कैसे डालेंगे, पेंशन के बारे में बता दिया आपको। अब मैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। प्लीज आप नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बड़ा यूनिक बात बताने वाला हूं मैं जो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं शूट करूंगा। और प्लीज अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, और ये उन लोगों तक भेजें, उन सारे लोगों तक इस वीडियो को भेजें जिनको पीएफ रिलेटेड, जिनका पीएफ डिडक्ट होता है। बिकॉज वो अवेयरनेस की कमी है जिससे वो परेशान होते हैं। वो बार बार जाके दुकानों पे जाके 500-1000 रुपया देके केवाईसी कराते रहते हैं। ये बहुत आसान है, आप खुद कर सकते हैं, अपना अकाउंट को खुद मेंटेन कर सकते हैं, अपना पेंशन खुद निकाल सकते हैं। केवाईसी आपको चेकबुक का कैसा कॉपी लगेगा, मैंने 15G फॉर्म बता दिया। फाइनल विड्रॉ करोगे, आपका टीडीएस कट रहा है, आप बचा लो फॉर्म 15G, आप खुद ही भर सकते हो। मैंने एक वीडियो डाल दिया 15G के ऊपर में, आप प्रॉपर फिल कर सकते हैं अपने आप। आपको सारी चीजें बता दी कि कितना केबी का चेक लगाना है, चेक में क्या होना चाहिए, पासबुक में क्या, सारी चीजें मैंने बता दी है। तो अब मैं सबसे बड़ी बात जो बता रहा था वो है हायर पेंशन के ऊपर में। अभी एक चल रहा है हायर पेंशन। अब तो नॉर्मल पेंशन समझ ही नहीं पा रहे, हायर पेंशन फिर कैसे समझ पाएंगे अगर आपको दिक्कतें हो रही है तो। हायर पेंशन के अंदर गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन किया है कि आपको 1.19% आई थिंक है जो एक्स्ट्रा ऐड करना है। मतलब जो आपको जो 8.33 था उसके ऊपर 1.16% और ऐड होगा, कि मतलब जब से आप जॉब कर रहे हो तब से जो भी कम अमाउंट आपने जमा किया है उसका मैं कैलकुलेशन करके के पूरा पर वीडियो बना दूंगा 1 घंटे का, जिसमें मैं टोटल डिटेल बताऊंगा कि अगर आप हायर पेंशन ऑप्ट करते हो और इतना पैसा, जो पैसा खड़ा हो रहा है वो आपको खुद पॉकेट से पे करना पड़ेगा, मतलब आपसे पीएफ से डिडक्ट करवाना पड़ेगा पेंशन में। तो अभी जो आपको नॉर्मली 5000 रुपए का मैक्सिमम पेंशन आता है वो 15,000 का आने लगेगा, 20,000 का आने लगेगा, आपके कैलकुलेशन बेस पे कितना आप एलिजिबल होते हो। पहले जो पेंशन होता 35 से डिवाइड करके होता था नॉर्मली, और वो केवल 5 महीने के लास्ट पे प्रीवियस पेंशन के एवरेज से होता। अब ये 60 महीने के पेंशन से उन्होंने ऐड कर दिया, जिसकी वजह से अमाउंट थोड़ा बड़ा बन रहा है आज के टाइम में पेंशन में। तो पेंशन के कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे अमाउंट बड़ा होगा, कितने पैसे आपको पीएफ डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा अगर न्यू पेंशन ऑप्शन में जाते हैं तो, और इस सब के बारे में एक वीडियो में सून बनाऊंगा। सो आप स्टे ट्यून्ड रहें, मुझसे जुड़े रहें, और आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो डाले आपको एटलीस्ट मैं मेरे से कांटेक्ट ना, मैं हर एक ग्रुप पे वीडियो ना डाल पाऊं, तो हो सकता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको जान सकें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, आप हम उसमें चैट बॉक्स में जो नीचे आता है कंप्लेन, कमेंट बॉक्स में लिखें, उससे रिलेटेड मैं अगला वीडियो बनाकर चढ़ाऊंगा ताकि आपको जितनी सुविधाएं हो पाए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसे मैं शेयर कर रहा हूं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से। थैंक यू वेरी मच।